हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन का बुक सामान्य ज्ञान का, जो कि आपका न्यू एडिशन है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 17वां लेटेस्ट एडिशन है 2024 का। तो इस बुक से आपका हम जो है जैसे जैसे आपका दिया हुआ है उसी तरह से सीरियल वाइज जो है स्टार्ट किए थे। और इसमें सबसे पहले हम आपको एंशिएंट करवा चुके थे, ठीक है, एंशिएंट हो चुका था। उसके बाद मेडाइवल भी कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका हो चुका है। आज हिस्ट्री का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था, जो कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। बहुत छोटा सा है, यानी कि 1 घंटे का वीडियो भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं, लेकिन हाँ उसके अंदर का ही होगा आपका। तो चलिए पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आपको जो है ज्योग्राफी करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सीरियल वाइज करवा देंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। और प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी इस वीडियो का बना चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं पिछली वीडियो को, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिएगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्जागरण के बारे में कि जो पुनर्जागरण है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ फ्लोरेंस नगर इटली से माना जाता है। इटली के महान कवि थे दांते। दांते कहाँ के कवि थे? इटली के थे, जो कि 1260 से 1321 ईस्वी तक थे। 1260 से 1321 ईस्वी तक। और इन्हें जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये इटली के महान कवि थे। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की जो बोलचाल की भाषा थी टस्कन इटली की बोलचाल की भाषा थी, इसमें डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा, डिवाइन कॉमेडी। और इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। स्वर्ग और नर्क की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी पुस्तक में, ठीक है। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति जो था वो था पेट्रॉक। पेट्रॉक दूसरा व्यक्ति था जिसने पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय दिया। और पेट्रॉक जो थे वो 1304 से 1367 ईस्वी तक थे। 1304 से 1367 ईस्वी तक। पेट्रॉक इटली के थे। पेट्रॉक इटली को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पेट्रॉक इटली को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। इटालियन गद्य के जनक कहानीकार बोकेसियो 1313 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माने जाते हैं। जो बोकेसियो थे ये 1313 से 1375 तक। और इनकी जो पुस्तक था उसका नाम है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन जो है वो बोकेसियो की पुस्तक का नाम है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। और मैकियावेली जो थे वो 1469 से 1567 तक, 1469 से 1567 तक। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस है, द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार की कृतियां में मिलती है। और ये 3 कलाकार की कृतियां हैं लियोनार्दी द विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। ये कलाकार थे लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेली और राफेल। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकार की कृति में मिलती है। और ये कलाकार थे लियोनार्दी विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्दी द विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, गायक, ये सभी थे लियोनार्दो द विंची। लियोनार्दी द विंची का वो याद रखिएगा द लास्ट सपर और मोनालिसा। मोनालिसा जो है ये काफ़ी आपका VBI है, एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। द लास्ट सपर और मोनालिसा लियोनार्दी द विंची की। मोनालिसा पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा। मोनालिसा क्या है? पेंटिंग नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण ये प्रसिद्ध थे। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृति है। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन ये माइकल एंजेलो की कृति है। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए थे। कहाँ पे? सिस्तान के गिरजाघर की छत में। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। राफेल, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। मेडोना का चित्र जो है वो राफेल की सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कृति है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है।
जियाटो को पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकला का जनक माना जाता है और पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार पूछे निबंधकार तो इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था, जो कि निबंधकार था। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेंच ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेंच ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। बाइबिल का रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड के थे, इनकी अमर कीर्ति है शेक्सपियर की। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रोजर बेकन को पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है और ये जो कथन कहे थे वो कोपरनिकस ने दिया था। इसका खंडन सबसे पहले पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। अगर हम गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो जो थे वो 1564 से 1642 तक और इसने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो ने जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर 1571 से 1630 ईस्वी तक गणित की सहायता से यह बतलाया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। केपलर जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं, ये गणित की सहायता से बताएं। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन 1642 से 1726 ईस्वी तक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। न्यूटन ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। मार्टिन लूथर जो जर्मनी के रहने वाले थे और इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार जो आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड से। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा था किसने? जॉन विक्लिफ ने। इसके अनुयायी लोलाडर्स कहलाते थे। जो इसके अनुयायी थे उसे लोलाडर्स कहा जाता था। अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका का खोज किया था। अमेरिगो वेस्पुसी ये इटली के थे। इटली के थे। इनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैकलन ने किया था। मैकलन स्पेन निवासी था और इसने प्रशांत महासागर का नाम रखा था। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगदलन ही था, जिसने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का जो है चक्कर लगाया था। दूसरा टॉपिक है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, यानी पुनर्जागरण आपका कंप्लीट हो गया। अब है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई थी। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय। रेड इंडियन अमेरिकी मूल निवासी थे। रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित था। नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांत पर। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की जो संधि हुई थी उसके तहत समाप्त हुई थी। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। कितना? 13 अंग्रेजी उपनिवेश के। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। इंग्लैंड के विरुद्ध सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई और इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागज, अखबार आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। कितना? 20 शिलिंग का। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया।
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा सैमुअल एडम्स ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया था। नोट में क्या दिया है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 के बीच हुआ था। 1757 में याद रखिएगा प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासी ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई का विरोध करती थी। स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां, ये दो संस्था थी जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई और इसमें अत्यंत प्रभावशील एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया। 1776 में टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। BBI है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण पूछे तो बोस्टन की चाय पार्टी थी जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। बोस्टन की चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। 16 दिसंबर 1773 को, और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। इस घटना के नायक थे सैमुअल एडम्स। कौन थे? सैमुअल एडम्स थे इसके नायक। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, फिलाडेल्फिया शहर में, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना अथवा उपनिवेशवासियों के बीच लैंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ था। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लैंगस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में। और इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में ही हुई थी, याद रखिएगा। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ। सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ? अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तथा उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। माटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को भी मान्यता मिला। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1781 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए। अब्राहम लिंकन। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। दक्षिणी राज्य दासता, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी और दासता इसका समर्थक था, वही उत्तरी इसका विरोधी था। गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी। गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई थी और इसी युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत भी हो गया। 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। 1 जनवरी 1863 को। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दिया। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति
जो फ्रांस की राजक्रांति है वो 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुई और इसी समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागिरी के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। 14 जुलाई 1789 को, तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है, वीवीआई है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ हुई और मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन लुई 14वां का है। लुई 14वां का राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था और न्यायाधीश का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। न्यायाधीश का पद, ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वारसाई के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वारसाई के शीश महल का निर्माण किसने? लुई 14वां ने। वारसाई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने ही बनाया था। वारसाई को लुई 16वां जो था, लुई 16वां वो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था और लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतावनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की पत्नी। राष्ट्र की समाधि वारसाई की भड़कीला राजदरबार था। राष्ट्र की जो समाधि थी वो वारसाई की भड़कीला राजदरबार था और लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। टैले एक प्रकार की भूमि कर था। टैले और टीथे की बात करें तो टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। देखिए, इसको याद करना आसान है। टीथे थौ यानी कि धर्म से आपका आ जाएगा, है ना। और टैले तो ये आपका धार्मिक कर, ये आपका जो था एक प्रकार का भूमि कर था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, माटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया। वाल्टेयर, माटेस्क्यू और रूसो तीनों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया फ्रांस की क्रांति में। वाल्टेयर जो था, वाल्टेयर चर्च विरोधी था। वाल्टेयर। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति वाल्टेयर का था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की और लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर की रचना है। आगे देखते हैं। कानून की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना माटेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा, जिसमें सरकार के 3 अंग कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का किसमें? तो कानून की आत्मा में। माटेस्क्यू की रचना है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा जो है वही इसी क्रांति का नारा है। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा था। 3 में। प्रथम स्टेटस पादरी का था। दूसरा स्टेट था अभिजात वर्ग का यानी कि नोबिलिटी का, जबकि तीसरा वर्ग जो तृतीय स्टेट था, इसमें देश के 90% ही जनता थी तृतीय स्टेट में। और इन सभी को जो है सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे तीसरे स्टेट वाले को। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान, मजदूर सभी शामिल थे तृतीय स्टेट में। नोट में है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। स्टेटस जनरल्स के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को हुई थी। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल्स की अधिवेशन की शुरुआत हुई। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिता थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी नेपोलियन ने, और 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। 1796 में फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ था। फ्रांस में नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कांसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बना।
नेपोलियन 1799 में प्रथम कांसल बना और 1802 में जीवन भर के लिए। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। 1804 में आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी किया। और ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। नेल्सन के हाथों। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया। कहाँ? लिपजिंग। और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया। परंतु वह एल्वा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया। वाटरलू के युद्ध में हराकर बंदी बना लिया। कौन? नेपोलियन को। किसने? मित्र राष्ट्र की सेना ने 18 जून 1815 को। और उसे कहाँ भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन का। 1821 में। और नेपोलियन लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। लिटिल कारपोल नेपोलियन को कहते हैं। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण था। नेपोलियन के वाणिज्य और व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। फ्रांस के प्रभुत्व को। अब है इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो इटली था वो 13 राज्य थे इटली में। कितना? 13। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जिनेवा में हुआ था। कहाँ? जिनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिटमोंट राज्य ने अगुवाई की थी। सार्डिनिया पिटमोंट ने राज्य की अगुवाई की। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्टी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्टी को। इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी को दिया जाता है। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। गैरीबाल्टी लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किया था। गैरीबाल्टी ने कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिवर्टी था। कार्बोनरी एक सोसाइटी था जिसके संस्थापक गिवर्टी थे। विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया का शासक था। विक्टर एमेनुअल जो था वो सार्डिनिया का शासक था। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुई थी। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्य के मेल से हुई थी। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1863 ईस्वी को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित कर दिया गया। 1871 में। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। ये कथन जोसेफ मेजनी का था। जोसेफ मेजनी का एक कथन था जो कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में काउंट काबूर ने किया था और इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन। अब है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया था। विलियम जो था उसको जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है।
जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था और ये फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर और लसर ने। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया था। जो फ्रैंकफर्ट था, इसने संविधान सभा का गठन 1848 में किया था, मई में। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रसा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को वाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। सेरोजेवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच 15 जुलाई 1870 को। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वारसाई के राजमहल में किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो संभव हो पाया। अब है रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने? रॉबर्ट ओवन ने। और वो बेल्स का रहने वाला था। कहाँ का? बेल्स का। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। आदर्शवादी का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे। कहाँ? जर्मनी के। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक जो है वो कार्ल मार्क्स की हैं। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है और फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई थी। 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुई। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया का मजदूर एक हो। रूस के शासक जार को कहा जाता है और ये जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुआ। कब? 1917 में। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के कारण रूसी क्रांति जो है ये हुई थी। यही इसका तत्कालीन कारण था 1917 का। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। चेका का। लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। लियो टॉल्स्टॉय अन्ना कैरेनिना के लेखक थे। शून्यवाद का जनक तुर्गेनेव को माना जाता है। शून्यवाद का जनक। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक कौन? प्लेखानोव। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। ये दल 2 गुट में विभाजित था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की
जो अप्रैल थेसिस के नाम से जानी जाती है। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जिसे अप्रैल थेसिस के नाम से जाना जाता है। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया। रूस में आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। लेनिन की मृत्यु 1924 में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। मैक्सम गोर्की ने मदर की रचना की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रास्टस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। क्या नारा था? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा है फ्रेडरिक एंजेल्स। कार्ल मार्क्स का अंतिम आजीवन साथी रहा है फ्रेडरिक एंजेल्स। अब है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग अर्नाल्ड टाइनबी ने किया था। अर्नाल्ड टाइनबी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। कच्चे माल और पूंजी का। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुई थी। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। मैकेडम नामक व्यक्ति ने 1761 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर बनाई थी। कहाँ? मैनचेस्टर से वर्सले तक। 1814 में जॉर्ज स्टीफंस ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया था। 1814 में। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। अब है औद्योगिक क्रांति के हुए आविष्कार। आविष्कार और वर्ष का देखिए। तेज चलने वाला शटल जॉन ने इसका आविष्कार किया था 1733 में। तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन ने 1733 में किया। स्पेनिंग जेनिंग का जेम्स हारग्रीव्स 1765 में। स्पेनिंग जेनिंग जो कि पानी की शक्ति से चालित थी, वो उसका किया था आविष्कार रिचार्ड आर्कराइट ने 1767 में। स्पेनिंग म्यूल का क्रॉम्पटन ने किया था 1776 में। और घोड़ा के द्वारा चलाए जाने वाला कड़घा कार्टराइट और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी किया था 1815 में। हम्फ्री डेवी। अब है इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था। 1642 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 में हुआ था। गुलाब का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाब का युद्ध। इंग्लैंड के सामंत ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया और इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी थी। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथ की कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। कौन से? ट्यूडर वंश से। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को कैबिलर कहा जाता था। क्या? कैबिलर। और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स कहते थे। राउंड हेड्स कहते थे संसद के जो समर्थक होते थे उन्हें। अब है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई थी। 1914 में। ये 4 वर्ष तक चला था। इसमें 37 देश ने भाग लिया था। 37 देश ने। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्नांडेज की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को उसकी हत्या थी। सेराजेवो में। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा। 2 खेम में। एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था और इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ये सभी जो था वो आपका धुरी राष्ट्र में शामिल था और इसका नेतृत्व जर्मनी किया था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस। गुप्त संधि की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। 26 अप्रैल 1915 को
सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था काला हाथ था। क्या था? काला हाथ। रूस जापान युद्ध जो है 1904 से 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में समाप्त हुई। मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ था। मोरक्को संकट 1906 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर 1 अगस्त 1914 को एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 को और फ्रांस पर 3 अगस्त 1914 को। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है और 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इटली कहाँ से? मित्र राष्ट्र से 26 अप्रैल 1915 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लूसीतानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि उस जहाज पर मरने वाला 1153 व्यक्ति जो था वो 1153 व्यक्ति में से 128 व्यक्ति अमेरिका का था। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ कर दिया। जर्मनी तथा उनके सहयोगी देश की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने जो है संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी उनके सहयोगी देशों जो है जर्मनी और उसका जो सहयोगी देश था उसका हार होने लगा। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की और 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कैंसर विलियम द्वितीय ने और हॉलैंड भाग गया। कहाँ? हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया। फ्रेडरिक एबर्ट को नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया 1918 को। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें 27 देश पेरिस शांति सम्मेलन में भाग ले रहे थे, मगर शांति संधि के शर्त को लेकर केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तय कर रहे थे। ये 3 देश थे जो कि संधि की जितने भी शर्तें थी उसे तय कर रहा था, वो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधि की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्ष ने मुख्य भूमिका निभाई वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। ये 3 थे जिन तीनों ने मिलकर पेरिस शांति सम्मेलन की जो संधियां की जो शर्त थी उसको निर्धारित किए। वारसाई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। वारसाई की संधि 28 जून 1919 को। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्र ने आपस में बांट लिए। उपनिवेश विजित राष्ट्र ने अपने आपस में क्या कर दिया? बांट लिया सारे विजित उपनिवेश को। युद्ध के हट जाने के रूप में जर्मनी ने 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना था। सबसे बड़ा राष्ट्रसंघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वारसाई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का। अब है चीनी क्रांति। चीनी क्रांति में देखिएगा कि मंजू राजवंश का पतन 1911 में हुआ। मंजू राजवंश का पतन 1911 में हुई। चीनी क्रांति का नायक सनायत सेन था। कौन था? सनायत सेन। 1905 में सनायत सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना किया। तुंगमेंग दल का, जिसका उद्देश्य चीन में मंजू वंश के शासन को समाप्त करना था। मंचू वंश के शासन को। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 को सनायत सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। सनायत सेन को। कोविनेड लिंक सोसाइटी का संस्थापक सनायत सेन था। कोविनेड लिंक सोसाइटी का संस्थापक सनायत सेन।
1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। चीन में युआन सी काई के समर्थन में सनायत सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सनायत सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की 1912 में, और इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेना ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया था। किसको? माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किया था। डॉक्टर सनायत सेन जो था ये अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलिन को चुना था। जनरल गैलिन को। डॉक्टर सनायत सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ये सनायत सेन के सिद्धांत थे। सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता था। तांग वंश के बारे में देखिएगा, दिया है कि जो तांग वंश था ये चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ चीन में, जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक चला था। 7वीं से 9वीं तक। और इसकी राजधानी शियान दुनिया की सबसे बड़े नगर में एक थी, शियान। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु 1925 में हो जाती है, और सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हुआ। चीन में गृह युद्ध 1928 में। 1925 को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओत्से तुंग ने किया था। माओत्से तुंग ने। माओत्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ था। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली थी। चियांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की जो सत्ता थी वो नानकिंग में संभाली। चियांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की थी। कहाँ? फार्मोसा में। साम्यवादियों के दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओत्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। जनवादी गणतंत्र की। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओत्से तुंग था। कौन था? माओत्से तुंग। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान था। कहाँ? हुनान। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार के खोलने का श्रेय ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। जॉन हे। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चीन के बाद है तुर्की। तुर्क को यूरोप का मरीज कहा जाता है। एशिया का चीन को, और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पान इस्लामिज के नारा अब्दुल हामिद द्वितीय ने दिया था। पान इस्लामिज का नारा अब्दुल हामिद द्वितीय ने दिया था। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हामिद द्वितीय के शासनकाल में 1908 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेव्र की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। 10 अगस्त 1920 को मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्क का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अत्तातुर्क यानी कि तुर्कों का पिता अत्तातुर्क के उपनाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म तिथि वो 19 मई 1881 सेल्निका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली राजा था। क्या नाम था? अली राजा। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ था। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया था। प्रारंभ में कौन? कमाल पाशा। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल किया। गल्लीपोती युद्ध में। इसके बाद 1919 ईस्वी में कमाल पाशा ने सैनिक पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की थी। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता। 1923 में तुर्क एवं यूनान के बीच में लोजान की संधि हुई थी। तुर्क एवं यूनान के बीच में कब हुआ था लोजान की संधि? 1923 में। 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। 23 अक्टूबर 1923 को। कमाल पाशा ने तुर्क में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया।
20 अप्रैल 1924 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्क के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिकन पीपुल पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, देखिए। महत्वपूर्ण कार्य था इसका कि 1932 में इसने तुर्की भाषा परिषद का स्थापना किया। 1932 में तुर्की भाषा परिषद का स्थापना। 1933 में तुर्कों में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लागू होना। 1924 में तुर्की में धर्मनिरपेक्षता राज्य की घोषणा और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट 5वां था ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू हुआ तुर्क में। ये सभी कार्य जो था वो मुस्तफा कमाल पाशा का महत्वपूर्ण कार्य था। कौन कौन? तुर्की भाषा परिषद का स्थापना, तुर्की के प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू होना, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करना, इस्तांबुल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। इस्तांबुल का पुराना नाम कस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। 25 नवंबर 1925 को कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई। अब है इटली में फासिस्टों का उदय। इटली में फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में ही हुआ था। फासिज्म का उदय इटली में। इसका जन्मदाता मुसोलिन को माना जाता है। मुसोलिन का जन्म 1883 में रोमांगना में हुआ था। कहाँ? रोमांगना में। मुसोलिन के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। कहाँ पे? मिलान में। ड्यूस के नाम से मुसोलिन को पुकारा जाता था। ड्यूस के नाम से। फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। जो फासीवाद थे वो राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फासीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक जो थे वो काली कमीज पहनते थे। मुसोलिन ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिन ने किसको? डियाज को। मुसोलिन द्वारा बनाए गए निगम की संख्या कितनी थी? 22 थी। राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिन था, जिसके सदस्य की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्य की संख्या 25 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। मुसोलिन ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण किया था। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिन ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिन ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 में किया। मुसोलिन ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करता है। 10 जून 1939 को। इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। अब आता है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? हिटलर के नेतृत्व में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। उस समय हिटलर जर्मनी के तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। आयरन क्रॉस। युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बनता है और 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया गया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूरर यानी कि नेता बन गया। धीरे धीरे 1923 में हिटलर ने लुडेनडार्फ के साथ मिलकर बाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1923 में विद्रोह असफल हुआ। हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। मीन कैंप हिटलर की जो है आत्मकथा है, जिसकी रचना इसने जेल में ही किया था। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। हिटलर ने 32 के चुनाव में हिटलर को नाजी पार्टी में 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया।
राष्ट्रपति और चांसलर दोनों का पद को मिलाकर एक कर दिया गया और हिटलर जर्मन का सर्वोच्च बन गया। हिटलर गुप्तचर पुलिस गेस्टाम्पो का संगठन हिटलर नहीं किया था, जो कि एक गुप्तचर पुलिस था। गेस्टाम्पो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। गोएबल्स जो था वो नाजी दल का प्रचार कार्य को संभालता था। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुई। जर्मन सुरक्षा परिषद का स्थापना हिटलर जो था इसने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा किया। उसने वारसाई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधित सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा किया और उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। पूरे जर्मनी में साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली, जापान के बीच कमिटर्न विरोधी समझौता हुआ। जर्मनी, इटली और जापान के बीच समझौता 1936 में संपन्न हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध है। हिटलर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करता है। हिटलर 1 सितंबर 1939 को हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ यहूदी विरोधी नीति था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ यहूदी विरोधी नीति था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को क्या कर दिया? आत्महत्या किया। अब है जापानी साम्राज्यवाद। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? चीन 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान के द्वारा अमेरिकी व्यापारी के लिए खोल दिया। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। जापान में आधुनिकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने किया था। 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। 1905 में जापान ने रूस को हराया। 1905 में जापान ने रूस को हराया। जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पार्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुआ। 1905 में जापान ने 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। 1931 में। फिर 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पित आतंक से जापान को संबोधित किया। पित आतंक से किसको? जापान को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 ईस्वी हिरोशिमा पर गिराया। अमेरिका ने जापान पर पहला अणुबम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। अब है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है और ये 6 वर्ष तक लड़ा गया। 6 वर्ष तक। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देश ने भाग लिया था। 61 देश द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? डेजर्ट फॉक्स। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। म्यूनिख पैक्ट। जर्मनी ने वारसाई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। 1935 में स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। ऑपरेशन बारबोसा। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुई। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया। 22 जून 1941 को आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 में रूसी सेना ने जर्मनी को हराने में सफल हुई। रूसी सेना। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया।
जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ था अमेरिका का, और इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई दूत स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में दिया है नोट में, देखिए। रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए थे। 1933 से 45 तक राष्ट्रपति रहे। 1933 से 45 तक इस पद पर रहे। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार से ज़्यादा इस पद की शोभा बढ़ाई। इनका संबंध डेमोक्रेट पार्टी से था। किससे? डेमोक्रेट पार्टी से। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेल्सेबरी था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति के विचारक कौन थे? सेल्सेबरी। वारसाई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। मित्र राष्ट्र के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई। जर्मन सेना 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया, और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था अंतिम देश। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, जो कि यूरेनियम 235 के नाम से जाना जाता है, लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसे फैट मैन, प्लूटोनियम 239 नामक एटम बम गिराया था नागासाकी पर। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ 8 मई 1945 को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना कोई शर्त का क्या किया? आत्मसमर्पण किया। 15 अगस्त 1945 को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। एशिया में दूसरा, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार कर लिया, और इस घोषणा पर 2 सितंबर 1945 को यादों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसोरो पर मित्र राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने हस्ताक्षर किया। मैक आर्थर के समक्ष जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री जो था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। बहुत कम था वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके बाद आपका आता है आप ज्योग्राफी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आपका ज्योग्राफी आ जाएगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और रेगुलर आपका आप लुसेंट आएगा, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता दी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो आप लोग ने कांस्टेबल का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।